नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रश्नावली 2D चल रहा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न आपको हल करा दिए थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे समझ से दोस्तों ये आपको तभी विधिवत समझ में आएगा जब आप अध्याय 4 द्विघात समीकरण दोस्तों, जब आप अध्याय 4 द्विघात समीकरण का अध्ययन कर लेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण जब हम पढ़ा देंगे आपको, तब ये विधिवत आपको समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन करते हैं दोस्तों। इतने क्वेश्चन को, ये बहुविकल्पीय प्रश्नावली था दोस्तों, ये बहुविकल्पीय प्रश्नावली था। तो इतने क्वेश्चन को हम अध्याय 4 जब तक हम नहीं पढ़ा ले रहे हैं, तब तक हम इसको उस समय तक के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं दोस्तों। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन, मतलब किसके दो शून्यक नहीं है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। दोस्तों, इसमें जरा आप समझिएगा, देखिएगा, इसमें जो पूछा क्वेश्चन किया गया है वो ये किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। बात यहां आप समझिएगा दोस्तों, जैसे हमने क्या कहा कि ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है, भाई अगर दो बिंदु पर काटे तो द्विघात बहुपद, 3 बिंदु पर काटे तो 3 घात बहुपद, 4 बिंदु पर काटे तो 4 घात बहुपद। तो यहां समझिएगा, ठीक है, एक ग्राफ हमारे पास ये है, देखिए यहां नहीं काट रहा है, कहीं पर टच नहीं कर रहा है। ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रहा है। यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है। यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर टच कर रहा है, और यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर टच कर रहा है दोस्तों। यहां कितने बिंदु पर टच कर रहा है, यहां पर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर टच कर रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर, भाई एक्स द्विघात बहुपद कब होगा, जब एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर टच करेगा। लेकिन हमें नहीं बताना है कि आलेख नहीं है, तो जब ये 3 बिंदु पर टच कर रहा है तो ये द्विघात बहुपद हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसका चांसेस हो सकता है, इसका चांसेस हो सकता है, ये तो है ही है, लेकिन इसका चांसेस दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्विघात बहुपद को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है दोस्तों, इसीलिए ये जो हमारा डी ऑप्शन है, ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हमारा अध्याय 2 प्रश्नावली 2D जो लास्ट एक्सरसाइज थी कंप्लीट हुई। आज हम दोस्तों स्टार्ट कर दे रहे हैं अध्याय 3। उम्मीद करते हैं आप सभी को चैप्टर 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। देखिएगा, अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों समझिएगा, ये हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या है दोस्तों। समझिएगा आप सभी, देखिएगा दोस्तों, इसके इस प्रश्नावली में आज हम इसके जो प्रतिबंध हैं, जो इस चैप्टर का जो आज इंट्रोडक्शन है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। जो प्रश्नावली होगी वो अगली क्लास में हम आप सभी को बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये है दोस्तों हमारे पास चैप्टर 3। ये हमारे पास दोस्तों क्या है, ये हमारे पास चैप्टर 3 है। देखिएगा, हम सबसे पहले जानते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, यहां समझिएगा। देखिएगा, समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। दोस्तों, समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जहां a कामा b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक c वास्तविक संख्याएं हैं। c क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तथा दोस्तों a और b का मान शून्य नहीं हो सकता, तथा a व b शून्य नहीं होगा दोस्तों। a व b क्या होगा दोस्तों, शून्य नहीं होगा, है ना, शून्य नहीं होगा। चर x तथा y में, यहां पर दोस्तों चर क्या है, चर x तथा y में, चर x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। y में क्या कहलाता है दोस्तों, रैखिक समीकरण कहलाता है। ये था दोस्तों हमारे पास रैखिक समीकरण होता क्या है, इसकी परिभाषा। हमने क्या लिखवाया दोस्तों, समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a व b शून्य नहीं होगा दोस्तों। चर x तथा y में रैखिक समीकरण कहलाता है। आप समझिएगा दोस्तों, यहां पर रैखिक समीकरण, यहां पर जो हमारा अगली हेडिंग होगी दोस्तों, ये होगा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, या यूं कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, जो हमारी हेडिंग रहेगी, एक हेडिंग हमारा ये हुआ, दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार। दोस्तों ये कब कैसा व्यवहार करेंगे ये दोनों रेखाएं, जैसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होंगी, वो उनका व्यवहार कैसा होगा दोस्तों, कब वो अद्वितीय होंगी, मतलब कब उसके एक हल होंगे, कब उसके अनेक हल होंगे, कब उसके अनेक कोई हल नहीं होगा, कब वह समीकरण युग्म संगत होगा, कब असंगत होगा दोस्तों, ये सभी इसके व्यवहार में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम मान लेते हैं, माना रैखिक समीकरण युग्म, माना रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों हमने मान लिया कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म है a1x। एक काम करते हैं दोस्तों, इसको पूरा विधिवत ही कर दे रहे हैं, चलिए ठीक ही कर दे रहे हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसके लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है, इनके व्यवहार कैसे, ये कैसा व्यवहार करते हैं, इसको हम जानने के लिए दोस्तों हमें जानना होगा। देखिएगा, पहला पहला केस,
फर्स्ट केस। समझिएगा दोस्तों, जब जैसे हमारे पास दो समीकरण युग्म है दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिएगा, जब a1 अपान a2 दोस्तों, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1 अपान b2 के, मतलब x का गुणांक a1 x का गुणांक a2, इधर x का गुणांक a1 इधर x का गुणांक a2, x का गुणांक a1 बटे a2, और ये y का गुणांक b1 y का गुणांक b2, ये b1 अपान b2। दोस्तों जब ऐसा कंडीशन आएगा, है ना, डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 भी हो सकता है दोस्तों, फिलहाल के लिए वो हम बाद में बात करेंगे। आप इतना समझिएगा, अगर हमें यही मिल जाता है कि x का गुणांक मतलब x के गुणांक और y का गुणांक का अनुपात जो है दोस्तों अगर बराबर नहीं है, तो ये इंप्लाइज क्या करता है, दिस इंप्लाइज समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब है दोस्तों यूनिक, अद्वितीय यूनिक, इसके जैसा कोई हल नहीं, मतलब उसकी केवल कम से कम एक ही हल होगा दोस्तों, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होता है। तथा दोस्तों अगर समीकरण का हल, भाई कोई ना कोई हल है, एक ही हल है लेकिन हल तो है, तो ऐसे केस में जो समीकरण युग्म है वो संगत होते हैं। समीकरण तथा समीकरण युग्म संगत, समीकरण युग्म क्या है दोस्तों, संगत। जब ये कंडीशन होगा तो इस केस में दोस्तों क्या होगा, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 और c2 भी कर सकते हैं। देखिए इस कंडीशन में, इस केस में समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तथा समीकरण युग्म संगत है। ये पॉइंट आप सभी याद रखिएगा, संगत है, प्रतिच्छेद करते हैं, अद्वितीय हल यूनिक होता है। ठीक, अब केस सेकंड पर आ जाइए दोस्तों, सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है दोस्तों, समझिएगा, देखिएगा, अगर जो कंडीशन हमारे पास है a1 अपान a2 ये बराबर हो b1 अपान b2 के, ये बराबर हो c1 अपान c2 के। दोस्तों x का गुणांक a1 बटे x का गुणांक a2, y का गुणांक b1 बटे y का गुणांक b2, ये बराबर हो c1 अपान c2 के। ऐसे केस में दोस्तों जब हमारे पास ये होगा तो जो समीकरण युग्म होंगे वो दोस्तों संपाती होंगे। समीकरण युग्म संपाती होते हैं। संपाती का मतलब दोस्तों ये है कि एक दूसरे पर हो, संपाती का मतलब है एक दूसरे पर ही बन रहे हैं। समीकरण संपाती होते हैं, समीकरण युग्म संपाती होते हैं तथा समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं दोस्तों। ऐसे केस में अनेक अपरिमित, अपरिमित का मतलब दोस्तों अनेक होंगे लेकिन अपरिमित होंगे, अनिश्चित हल होंगे, अनेक हल होंगे, वही सेम चीज है, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तथा अब दोस्तों एक ना एक हल तो इसका है ही है, भाई यहां पर एक हल था तो संगत है, अब यहां बहुत से हल है तभी तो संगत होगा, तथा समीकरण संगत होता है। समीकरण दोस्तों क्या होगा, संगत होता है। समीकरण क्या होगा दोस्तों, संगत होता है। ये था दोस्तों हमारे पास सेकंड केस। मतलब पहले केस में हमने क्या कहा कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करेंगे, अद्वितीय होंगे, समीकरण संगत होंगे। दूसरे केस में समीकरण क्या होंगे दोस्तों, संपाती होंगे। संपाती का मतलब देखिए जैसे एक रेखा ये है, इसी पर एक रेखा फिर हो, यही संपाती है दोस्तों, है ना। ऐसे केस में समीकरण के अनेक हल होंगे और समीकरण युग्म संगत होगा। अब दोस्तों थर्ड और लास्ट केस जो होता है वो ये है, यहां पर देख लीजिएगा,
थर्ड केस दोस्तों देखिएगा, जब A1 अपान A2 ये बराबर हो B1 अपान B2 के दोस्तों, और डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 के है दोस्तों। जैसे x का गुणांक A1, x का गुणांक A2, A1 अपान A2, y का गुणांक B1, y का गुणांक B2, B1 अपान B2, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों अनुपात तो बराबर हो, लेकिन C1 अपान C2 का अनुपात बराबर ना हो, इसके बराबर दोस्तों ना हो। ये जो कंडीशन दोस्तों होता है, समझिएगा, ये जो कंडीशन, ये जो केस है, इस केस में यहां पर देख लेंगे, देख लीजिएगा, समीकरण युग्म समांतर होते हैं दोस्तों। समांतर का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। जैसे समांतर का मतलब यही है कि दोनों से एक निश्चित दूरी पर होंगे, दोनों की जो एक वो होगी, इनके बीच में जो दूरी होगी वो निश्चित होगी, समांतर होगी, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे दोस्तों, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। समीकरण युग्म समांतर होते हैं। अब समांतर होते हैं दोस्तों, तो ऐसे केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा भाई। जब एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं तो कैसे हल हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो समीकरण युग्म समांतर होते हैं तथा कोई हल नहीं होता है, कोई हल, यहां देखिएगा दोस्तों, कोई हल नहीं होता है। अब दोस्तों जैसा हमने कहा कि अगर कोई ना कोई हल मौजूद है तो समीकरण युग्म संगत है, लेकिन जब कोई हल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यह है दोस्तों समीकरण युग्म असंगत है ना। तथा समीकरण युग्म असंगत है, तथा समीकरण युग्म असंगत है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारे पास दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार, किस प्रकार का व्यवहार वो करेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज हम कल ही की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हम आप सबको फिर विधिवत एक बार फिर बता दे रहे हैं, और कल की क्लास में जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो कल की क्लास में एक बार फिर रिवाइज करा देंगे, क्योंकि एक बार में ही समझना जरूरी नहीं है कि एक बार में हमें हर चीजें समझ में आ जाए। देखिएगा, हमने क्या कहा, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार। जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है दोस्तों। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म है, c2 बराबर 0। अब देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, a1x a2x, a1x a2x। अब हमने क्या किया, हमारे पास तीन केस बनते हैं, इसके व्यवहार को दिखाने के लिए हमारे पास तीन केस बनते हैं। पहला केस, जब इधर x का गुणांक पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण के x के गुणांक का अनुपात पहले समीकरण की y के गुणांक दूसरे समीकरण की y के गुणांक के अनुपात के बराबर दोस्तों नहीं होता है, के बराबर दोस्तों नहीं होता है, तो ऐसे केस में दोनों समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तथा समीकरण युग्म का अद्वितीय यूनिक हल होता है तथा समीकरण युग्म संगत होते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दूसरा केस, दूसरा केस दोस्तों क्या है कि जब पहले समीकरण का x का गुणांक दूसरे समीकरण का x का गुणांक का जो अनुपात है पहले समीकरण की y के गुणांक और दूसरे समीकरण की y के गुणांक के बराबर हो तथा C1 अपान C2 पहले समीकरण का C1 दूसरे समीकरण के C2 के बराबर हो का अनुपात, ये तीनों बराबर हो दोस्तों, तो ऐसे केस में क्या होगा, समीकरण युग्म संपाती होते हैं तथा समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं दोस्तों, अपरिमित हल होते हैं तथा समीकरण युग्म असंगत होता है दोस्तों, सॉरी समीकरण युग्म संगत होता है ना, तथा समीकरण युग्म संगत होता है। अपरिमित का मतलब दोस्तों है इनफाइनाइट, अनंत हल होंगे दोस्तों, अगर कहीं अनंत आता है तो भी आप समझिएगा, ठीक। तो ये था दोस्तों सेकंड केस। थर्ड केस पर आ जाइए। थर्ड केस में हमने क्या कहा कि x का समीकरण एक के x का गुणांक a1 और समीकरण दो के x के गुणांक a2 का अनुपात समीकरण एक के y के गुणांक b1 और समीकरण दो के y के गुणांक b2 का अनुपात ये बराबर नहीं होता है दोस्तों c1 अपान c2 के। समीकरण एक का अचर पद c1 और समीकरण दो का अचर पद c2 के बराबर इसका अनुपात नहीं होता है, तो ऐसे केस में दोस्तों समीकरण युग्म समांतर होते हैं। समांतर का मतलब दोस्तों ये है कि कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, चाहे वो अनंत पर आप ले जाइए चाहे जहां पर ले जाइए, कहीं पर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों के, इन दो रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी दोस्तों, ये दूरी सदैव समान होगी, ये दूरी सदैव समान होगी। तो बताइए कहीं पर टच करेगा, कहीं पर टच नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी अनंत दूरी हम चले जाए कवर कर ले। तो ये दोस्तों समांतर का है। ऐसे केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है दोस्तों, और जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो ऐसे केस में दोस्तों समीकरण युग्म असंगत होगा।
समकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा दोस्तों, ये बात आप समझिएगा, क्योंकि जो प्रश्नावली जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहां पर संगत असंगत की भी बात करेगा, इसलिए सारे पॉइंट हमने कवर करा दिए हैं। ये था दोस्तों दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का जो है व्यवहार। आज हमने स्टार्ट किया अध्याय 3, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, जिस पर मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन बताया, क्या होता है रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण के युग्म के जो व्यवहार है, निरूपित करने वाली रेखाओं के जो व्यवहार है दोस्तों, वो हमने आप सभी के सामने डिस्कस करे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। दोस्तों एक शेयर, जैसे होता नहीं है कि अंदर से एक खुशी होती है कि नहीं व्यूज आ रहे हैं और वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं दोस्तों, तो एक उत्साह मिलता है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जितना हो सके वीडियो को कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। धन्यवाद।